नमस्कार दोस्तों। तो हम हिंदी साहित्य के इतिहास में जो इतिहास लेखन की परंपरा है, इतिहास लेखन ग्रंथ लिखे गए इतिहास के लिए उनकी परंपरा है, उनसे एक प्रश्न आते आता आएगा ही आएगा, दो भी आ सकते हैं। तो हम उनको पढ़ते हैं, कौन कौन से इतिहास ग्रंथ लिखे गए। तो आपसे पूछा जाए कि हिंदी साहित्य में इतिहास लेखन की परंपरा कौन सी शताब्दी से शुरुआत मानी जाती है, तो हिंदी साहित्य में जो इतिहास लेखन की परंपरा है उसकी शुरुआत तो कब मानी जाती है? 19वीं शताब्दी में, 1187 से 1839 से। शताब्दी कौन सी? 19वीं। लेकिन उससे पहले भी हमें जो है इतिहास ग्रंथ के लक्षण कुछ रचनाओं में मिल जाते हैं, जिनमें कुछ भक्तों के, कुछ कवियों के का परिचय मिल जाता है, उनके जीवन परिचय, उनके बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो वो भी इतिहास ग्रंथों में सम्मिलित होते हैं, वो भी इतिहास ग्रंथों में सम्मिलित होते हैं। हम उनको जानेंगे कि कौन कौन से जो है इतिहास ग्रंथों में सम्मिलित होने वाली रचनाएं हैं, एक एक करके। चलिए शुरुआत करते हैं, थोड़ा व्यवधान हुआ उसके लिए सॉरी। चलिए बात करते हैं कौन कौन से। मैं कहूंगा कि एक बात में लिखनी होगी क्या, कि हिंदी साहित्य में इतिहास लेखन की परंपरा, याद रखना, शताब्दी पूछ सकता है हमसे क्या, हिंदी साहित्य में, हिंदी साहित्य में मेरे हिसाब से आपके पास प्रॉपर आवाज आ रही होगी, प्रॉपर आवाज आ रही होगी। हाँ, हिंदी साहित्य में इतिहास लेखन की परंपरा, इतिहास लेखन की, इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत, क्योंकि वहीं से मानेंगे जहां से इतिहास हिंदी का वास्तव में इतिहास ग्रंथ लिखा गया, इतिहास को ये सोच करके कि इतिहास लिखना है। लेकिन अगर अपने आप संयोगवश ऐसे वो इतिहास ग्रंथ बन जाए, उसमें कुछ कवियों की जानकारी प्राप्त हो जाए, वो तो जानकारी का ग्रंथ अवश्य है, भंडार अवश्य है, लेकिन कोश अवश्य है, लेकिन कोई उन्होंने जिन्होंने लिखा, जैसे नाभा दास ने भगतमाल लिखा, तो भगतमाल को इतिहास ग्रंथ के दृष्टिकोण से थोड़ी लिखा था। तो शुरुआत कहां से होगी इतिहास लेखन की परंपरा की? शुरुआत 19वीं शताब्दी से मानी जाती है। 19वीं, याद रखना, शताब्दी पूछ सकता है आपसे, शताब्दी से मानी जाती है, 19वीं शताब्दी से मानी जाती है, मानी जाती है। लेकिन इतिहास ग्रंथ की परंपरा को समझने के लिए इससे पहले मानी जाती है। 19वीं शताब्दी से पहले भी कुछ ऐसे ग्रंथ लिखे गए जिनमें हमें कवियों का, भक्तों का आदि का परिचय प्राप्त होता है, उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अतः में 19वीं शताब्दी से पहले का लेखन जो हुआ, जो कोई इतिहास ग्रंथ को लेकर के नहीं लिखा गया था, बल्कि उसमें संयोगवश ही वो उन्होंने भक्तों का परिचय दिया, उसको हमने आधार बना लिया कहीं ना कहीं, उससे सामग्री ग्रहण कर लिया आने वाले इतिहासकारों ने, इतिहास लिखने वाले इतिहासकार थे, उन्होंने, साहित्यकारों ने सामग्री ले ली, तो उनका अध्ययन भी आवश्यक है। तो 19वीं शताब्दी से पहले के कुछ ग्रंथ तो हम लिखेंगे, 19वीं शताब्दी से पहले के ग्रंथ, 19वीं शताब्दी से, 19वीं शताब्दी के पूर्व, शताब्दी के पूर्व की रचनाएं, 19वीं शताब्दी से पूर्व की रचनाएं, वो देखते हैं जो इतिहास ग्रंथ मालूम पड़ते हैं, है नहीं। आपसे पूछे शुरुआत कहां से हुई, तो शुरुआत तो यहीं से 1187 करता है, 1839 में। शताब्दी कौन सी है जी? 19वीं। लेकिन पहले वाली कुछ जाननी आवश्यक है, कौन कौन सी है? जैसे कि एक है 283 वैष्णव की वार्ता, एक है 252 वैष्णव की वार्ता। 283 वैष्णव की वार्ता जो है वो उसमें वल्लभाचार्य के शिष्यों का उल्लेख है। 283 शिष्य है वल्लभाचार्य के, उनके जीवन वृत्तांत दिया गया है। 84 वैष्णव की वार्ता, 84 शिष्यों का उल्लेख किया गया है वल्लभाचार्य के। और 252 वैष्णव की वार्ता में विठलनाथ के शिष्यों का उल्लेख है। 252 शिष्य हैं उनके, उनकी दिनचर्या का उल्लेख किया गया, उनके बारे में बताया गया है। ये दोनों रचनाएं 1568 में आती है, और कुल मिला के गोकुल नाथ ही लिखता है। कैसे याद करेंगे? याद करेंगे कि 84 वैष्णव की वार्ता, 84 वैष्णव भक्तों की वार्ता है, और 252 वैष्णव भक्तों की वार्ता है। उनका रचनाकार एक ही है दोनों का, 284 और 52। आपको याद रखना कि 284 और 52 कुल मिला के कितने होते हैं, कि 284 और 52 तो कुल मिला के तो वो गोकुल होते हैं, 284 और 52 कुल मिला के गोकुल होते हैं।
गोकुलनाथ लिखता है, गोकुलनाथ इनको लिखता है, तो कुल मिला के गोकुल होते हैं, ऐसे याद रखना है। अब एक है भगतमाल। भगतमाल को लिखने वाला नाभादास था, 1596 में लिखा था। नाभादास 1771 के आसपास जन्मा था। नाभादास 1771 के आसपास जन्मा था, 96 में लिखा था। कब लिखा था? 96 में लिखा था। सोचिए, भगतमाल में माल है, 212 कवियों के बारे में लगभग इसमें जो है बताया गया है। 316 छप्पे हैं इसमें, 200 भगत कवियों के बारे में बताया गया है, 200 भगत कवियों के बारे में बताया गया है, 316 छप्पे में बताया गया है। भगतमाल लिखने वाले नाभादास थे। नाभादास का मूल नाम था नारायण दास नाभा। नारायण दास नाभा राम भगत कवि थे नाभादास, और नाभादास जाति से डोम थे, जाति से डोम थे। अष्टायाम भी लिखा, अष्टायाम भी लिखा, सब चीजें लिखी। लेकिन यहां हम बात क्या कर रहे हैं? वे ग्रंथ जिनमें हमें भक्तों का, संतों का, कवियों का परिचय मिलता है, जीवन वृतांत मिलता है, उनके बारे में जानकारियां मिलती है, वे ग्रंथ याद करने। अब यहां हम इतिहास ग्रंथों की बात कर रहे हैं। तो भगतमाल लिखने वाला नाभादास था। नाभादास ने कहा कि मेरे पास कोई माल नहीं। नाभादास ने ना नुकर करता था कि मेरे पास कोई माल नहीं है, तुम्हारे पास कोई माल है खाने पीने का? तो नाभादास कहता मेरे पास कोई माल नहीं, ना नुकर करता था। माल कब आया था? भगतमाल आता है 1596 में। सोचिए कि भगतमाल का जो माल था, भगतमाल का जो माल था वो 96 में छन छन के आ रहा था। भगतमाल का माल जो है वो 96 में छन छन के आ रहा था। तो 1596 में भगतमाल आता है नाभादास का। 200 कवियों का, भक्तों का जीवन परिचय हमें मिल जाता है किससे? भगतमाल के नाभादास से। 316 छप्पे हैं, वो आगे पढ़ेंगे सारी कहानी, जब राम भक्ति काव्य धारा पढ़ेंगे तब। अभी ग्रंथ देखने। इसके बाद और कौन सा है? मैं कहूंगा इसके बाद अगर बात की जाए तो एक यदुनाथ का है, वल्लभ दिग्विजय। यदुनाथ ने क्या लिखा? वल्लभ दिग्विजय। वल्लभ दिग्विजय, ये से शुरू कर दो, लास्ट से शुरू कर दो। वल्लभ दिग्विजय, ये से शुरू कर दो। यदुनाथ, यदुनाथ। और युद्ध में यदुनाथ को आप बोल सकते हो युद्धनाथ। क्या बोल सकते हो? बोलने को युद्धनाथ। युद्ध में विजय मिलती है, वल्लभ दिग्विजय। युद्ध में यदुनाथ को विजय मिलती है। युद्ध में यदुनाथ को क्या मिलती है? विजय मिलती है। युद्धनाथ कह सकते हो, यदुनाथ कह सकते हो। एक है मूल गोसाई चरित। मूल गोसाई चरित लिखने वाला, जो तुलसीदास के जीवन वृतांत को विस्तृत रूप से दर्शाता है। तुलसीदास के जीवन चरित्र को जानने के लिए क्या पढ़ना होगा? मूल गोसाई चरित, बाबा बेनी माधव दास की। बाबा बेनी माधव दास की रचना है मूल गोसाई चरित। तो हमें बोलना है बाबा मूल गोसाई चरित, मूल माधव दास, ऐसे बोलिए, मूल माधव दास, बाबा बेनी माधव दास, मूल गोसाई चरित, बाबा बेनी माधव दास। बोलिए मूल माधव दास। मूल गोसाई से मूल ले लिया, मूल माधव दास, बाबा बेनी माधव दास, मूल गोसाई चरित लिखता है। तुलसीदास के संपूर्ण जीवन का विस्तृत वृत्तांत हमें मिल जाता है कहां से? मूल गोसाई चरित से। और आगे बोलता हूं मैं, क्या एक रचना है सुक्ति सरोवर। सुक्ति सरोवर लाला भगवान दिन की है, लाला भगवान दिन की है। भगवान जिनके ऊपर कृपा करता है उनको मुक्ति मिल जाती है, उनको मुक्ति मिल ही जाती है, सरोवर में ले जाते हैं बाद में। मुक्ति मिलने के बाद सरोवर में बहा आते हैं। तो सुक्ति सरोवर नहीं, मुक्ति सरोवर। मुक्ति सरोवर बोलिए चाहे सुक्ति सरोवर बोलिए, भगवान की कृपा होने पे मुक्ति मिल ही जाती है, सुक्ति मिल ही जाती है। सुक्ति सरोवर। श्रृंगार संग्रह, एक ग्रंथ है श्रृंगार संग्रह, सरदार कवि का। सह श्रृंगार, सह सरदार, सह संग्रह, सह सरदार। सरदार कवि का, जिन्होंने बिहारी शास्त्री की टीका लिखी थी, वो सरदार कवि क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं? श्रृंगार संग्रह लिखते हैं, श्रृंगार संग्रह लिखते हैं। एक है आपका अर्जुन देव, अर्जुन देव जो आदि ग्रंथ लिखते हैं। आदि ग्रंथ का संपादन 1604 में अर्जुन देव ने किया था। 1604-5 में कौन करता है? अर्जुन देव, जहांगीर के समय ऐसा करता है। उसमें अकबर भी था, 5 में तो अकबर भी था, लेकिन मूल रूप से अर्जुन देव किसके समय था? जहांगीर ने मरवाया था अर्जुन देव को, मरवाया था अर्जुन देव को। तो मैं कहूंगा कि ये जो आपका अर्जुन देव है, इसने आदि ग्रंथ का संपादन किया। आदि ग्रंथ का संपादन अर्जुन देव करता है, अर्जुन देव करता है। और इसमें कहते हैं कि संतों की वाणियों को संकलित करने का प्रथम प्रयास है। संतों और भक्तों की वाणियों को संकलित करने का पहला प्रयास है कौन सा? यही आपका
मध्यकालीन जो संत हैं, जो भगत हैं, उनकी वाणियों को संकलित करने का पहला प्रयास यही है। कौन सा? आदि ग्रंथ। और कबीर की प्रमाणिक रचना इसी से प्राप्त होती है। कबीर की रचना की जो प्रमाणिकता है वो आदि ग्रंथ से पता लगती है। तो कबीर की रचनाओं की प्रमाणिकता को सिद्ध करने के लिए कौन सा ग्रंथ काफी है? आदि ग्रंथ काफी है। कबीर भी आदि थे कोई ना कोई चीज के, कबीर भी आदि थे हर चीज के। तो कबीर तो समाज सुधार की भावना के आदि थे। आदि ग्रंथ में उनके बारे में अच्छा मिलता है। नामदेव हो, कबीर हो, मीरा हो, सबका उल्लेख कहाँ है? सबके पदों को लिया गया है कहाँ? आदि ग्रंथ में। नामदेव है, चाहे आपका रैदास है, कबीर है, नामदेव है, मीरा है, मीराबाई है, और जो पंजाबी के पहले कवि बाबा फरीद हैं, इन सभी की रचनाओं का संग्रहण कहाँ है? आदि ग्रंथ में मिलता है। आदि ग्रंथ में मिलता है। रैदास भी कबीर की तरह पुराना ही था, साथ में जन्मा था। वही सन बताते हैं बताने वाले, अलग अलग रैदास पे जो है डाउटफुल है जन्म के ऊपर। लेकिन हमें रैदास को कबीर से पहले बाद में मानना पड़ेगा कि पहले मानना पड़ेगा? विचारधारा बाद में करेंगे हम, जब भक्ति काल आएगा। तो आदि ग्रंथ की बात हुई, श्रृंगार संग्रह की बात हुई। एक आपका रचना, एक आपकी रचना कौन सी है? एक आपकी रचना है सतकवि गिरा विलास। सतकवि गिरा विलास बलदेव सिंह की है। सतकवि गिरा विलास। सतकवि में 7 नहीं 17 कवियों का जिक्र किया गया है। सतकवि में 7 नहीं 17 कवि हैं। गिरा विलास थे, गिरा विलास मत रखो याद, गिरा गिलास का बलदेव बल लगा के गिरा दियो, गिलास गिरा दियो। गिर गया गिलास, बल लगाया बलदेव ने, तो बलदेव सिंह ने बल लगाया तो गिलास गिर गया, खतरा हो गया। 17 कवि रीतिकालीन जो कवि है, चिंतामणि, केशव, मतिराम आदि, इनके जीवन का परिचय मिलता है सतकवि गिरा विलास से। सतकवि गिरा विलास से इनका परिचय मिलता है, इनका परिचय मिलता है। और रचनाएं और भी हैं जो 19वीं शताब्दी से क्या लिखी गई थी? इस शताब्दी से पहले लिखी गई थी। एक रचना, अच्छी रचना है कौन सी? कालिदास हजारा। कालिदास हजारा में का रचनाकार कालिदास त्रिवेदी है। रीतिकालीन कवि है, रीतिबद्ध धारा का कवि है कालिदास त्रिवेदी। कालिदास त्रिवेदी तीसरे नंबर कालखंड का कवि है। किस काल का? तीसरा काल रीतिकाल ही है। पहला आदिकाल, भक्तिकाल, फिर रीतिकाल। कालिदास हजारा लिखने वाला कालिदास त्रिवेदी तीसरे कालखंड का कवि है, रीतिबद्ध धारा का है, रीतिकाल के अंतर्गत। वो कालिदास हजारा लिखता है और वार वधु विनोद लिखता है। वार वधु विनोद भी किसकी है? कालिदास हजारा की थी। अच्छा बताइए, कालिदास की वधु काली थी या गोरी थी? किसर वार वधु विनोद, इसलिए मारता था वधु को कालिदास हजारा, क्योंकि वो काली थी, वो काली थी। तो वार वधु विनोद उसकी है। जंजीराबद्ध भी उसकी है। वो वधु काली थी, उसे मारता था कालिदास त्रिवेदी मारता था। कालिदास त्रिवेदी उसको जंजीरों से बांधता था, जंजीरों से बांधता भी था। जंजीराबद्ध रचना भी उसकी है। वार वधु विनोद भी कालिदास त्रिवेदी की है। लेकिन यहां पढ़ रहे हैं क्या? कालिदास हजारा। माइंड खोलना एक बार। कालिदास हजारा जिसमें 212 कवियों की 212 कवियों का जीवन वर्त 1000 छंदों में दिया गया है। 1000 कविताओं में दिया गया, ये कह सकते हैं 212 कवियों का जीवन वर्त दिया गया है 1000 छंदों में। तो मैं कहूंगा कि 212 कवि हैं। कालिदास हजारा में 212 कवि है, 1000 कवि नहीं है। हजारा में कितने कवि हैं? हजारा में 212 कवि हैं। कालिदास हजारा जो है वो मारता था वधु को, 12 कर देता था। 212 कवि हैं और 1000 कविताएं हैं उसमें। और इसी कालिदास हजारा को शिवसिंह सेंगर ने शिवसिंह सरोज का आधार ग्रंथ बनाया था। शिवसिंह सेंगर ने लिखा शिवसिंह सरोज, आगे आएगा। शिवसिंह सरोज का आधार क्या था? कालिदास हजारा। अच्छा, शिवसिंह सेंगर की पत्नी शिवसिंह सरोज मान लो, सेंगर की पत्नी सरोज थी। सह सेंगर ने सह सरोज लिखा, वो वाकई सेम नाम रख दिया शिवसिंह सेंगर की रचना शिवसिंह सरोज। शिवसिंह सेम रख दिया, लेकिन सेंगर की पत्नी सरोज। अच्छा, सेंगर की पत्नी सरोज भी शायद काली होगी, इसलिए उसका आधार भी क्या ले लिया? कालिदास हजारा। याद रखना है, प्रश्न आ सकता है, अभी तक नहीं आया। क्या आ सकता है कि शिवसिंह सरोज इतिहास ग्रंथ जो है उसका आधार ग्रंथ कौन सा है? तो शिव की सरोज जो है वो कैसी होगी? उसका रंग शायद काला होगा। कालिदास हजारा था, ऐसे पता होना चाहिए। एक रचना है हिंदुइज्म एंड ब्रह्मनिज्म,
हिंदुइज्म एंड ब्रह्मनिज्म, ये माइनर विलियम की है, विलियम्स की है, माइनर विलियम की है। कौन सी? हिंदुइज्म एंड ब्रह्मनिज्म विलियम की है, हिंदुइज्म ब्रह्मनिज्म विलियम की है। एम 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 लास्ट में आता है, मैं के ध्वनि इनमें भी लास्ट में आएगी, उसमें भी लास्ट में आएगी। और भी बात करते हैं क्या, और बात करते हैं क्या, एक रचना सबको पता है, एनालांस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान 1829 में कौन लिखता है? कर्नल टोड। कौन लिखते हैं? कर्नल टोड लिखते हैं। आवाज सही आ रही होगी? हाँ सही आ रही है, प्रॉपर आ रही है। कर्नल टोड लिखते हैं एनालांस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। एंटीक्विटी, एंटीक्विटी जानो? एंटीक्विटी शराब की बोतल होती है, शराब की बोतल एंटीक्विटी होती है। एक रचना है कविमाला, हरि राय की है। कविमाला, कवियों की माला है, कवियों के बारे में बताया गया है, हरि राय की है। हरि राय की है कि हरि राय को किसी ने राय दी कि तुम जो है माला डालते जाओ, माला डालते जाओ। तो हरि राय की रचना कौन सी है? हरि के गले में माला डालो, माला डालो, हरि राय की है कविमाला। लेकिन इस ग्रंथ का प्रणयन बाद में किसने किया? संपादन किसने किया? इनके ही बेटे तुलसी दास ने नहीं, तुलसी राम ने किया, तुलसी राम ने किया। तुलसी राम ऑप्शन में ना हो तो इस रचना का रचनाकार करना है हरि राय। किसका? कविमाला का। कविमाला, किसके गले में माला? हरि के गले में माला। एक सेकंड मित्रों, लगातार बोलने पे ऐसा होता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, क्योंकि चीजें अच्छे से पता हो जाए तो दिक्कत नहीं आती। तो कुछ कुछ इतिहास ग्रंथ जो मैंने बोले, ऐसे इतिहास ग्रंथ, बाकी तो कितना है पढ़ लो कचरा है, ऐसे इतिहास ग्रंथ जहां से प्रश्न आता है रचनाओं का, वो हमें पता होना चाहिए कि ये कहां से है, कैसे है। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं और भी है क्या, और अगर बात करूं मैं, अगर हम बात कर लें कि 19वीं शताब्दी में शुरुआत होती है, 1839 में पहला इतिहास ग्रंथ लिखते हैं गारसा तासी फ्रेंच विद्वान द, क्या लिखते हैं? इस्ततवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी फ्रेंच भाषा में 1839 में 2 भागों में आता है। पहला भाग 39 में आता है। फिर उसके बाद अच्छा ग्रंथ आता है किसी भारतीय के द्वारा लिखा गया इतिहास ग्रंथ, वो है शिव सिंह सेंगर, 2 नंबर वाला। शिव सिंह में 2 लिखा हुआ है, शिव सिंह सरोज ग्रंथ में 2 लिखा हुआ है। तो शिव सिंह सेंगर क्या कहते हैं, ये ग्रंथ कब लिखा गया? पहले मैं ग्रंथों के नाम की बात कर रहा हूं, अंदर क्या है वो आगे चलेंगे तब आएगा। अगली क्लास में हम गारसा तासी से लेकर के अंदर डीपली बात करते जाएंगे एक एक ग्रंथ की, एक एक ग्रंथ की। तो मैं कहूंगा कि किसने, शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज लिखा, 2 नंबर पे 2 शिव में लिखा हुआ है। भारतीय विद्वान द्वारा लिखा गया पहला ग्रंथ कौन था? इतिहास ग्रंथ बोल रहा हूं मैं, इतिहास, मूल रूप से इतिहास। वो कौन सा है? शिव सिंह सरोज। ऐसे तो इससे पहले महेश दत्त शुक्ल आ जाते हैं, महेश दत्त शुक्ल भाषा काव्य संग्रह 1873 में लेकर के। लेकिन 1883 में आते हैं कौन? 2 नंबर इतिहास ग्रंथ, वो तो भाषा काव्य संग्रह है, सिर्फ भाषाओं का काव्य संग्रह है वो तो ग्रंथ, वो अलग से पढ़ेंगे। इतिहास ग्रंथ में शिव सिंह सेंगर ही होते हैं। अब मैं कहूंगा गौर कीजिए, 1839 में से गारसा तासी वाले सन से 2 नंबर वाला आदमी कहता है कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुम क्या करो, तुम्हारे सन से सन में बीच वाले 2 अक्षर दे दो, क्योंकि मैं 2 नंबर पे हूं तो मुझे बीच वाले 2 दे दो। 1839 में बीच वाले 2 निकालो, कैसे बीच वाले 2 तो हो गए 8 और 3 83 हो गए, बिल्कुल 83 में लिखा गया था शिव सिंह सरोज। इसके बाद 88 और 89 एक ही बात है, कोई 88 बोलेगा कोई 89। पहले ग्रीसन आते हैं, पहले अंग्रेजी में द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान 1888 में प्रकाशन होता है। बाद में 89 में कुछ भाग का प्रकाशन 88 में और बाद में 89 में। आप 88 याद रखिए। आप सोचिए, मैं कहूं कि अंग्रेजों के ठाठ थे कि नहीं भारत में? अंग्रेज जब आए तो उनके ठाठ ही ठाठ थे, इसलिए अंग्रेज वाले ग्रंथ में 8 ही 8 होने चाहिए। ठाठ है तो 8 8 8 8, क्योंकि अंग्रेजों के थे ठाठ ठाठ ठाठ, ऐसे याद हो। इसके बाद बात की जाए तो कौन सा आता है? उसके बाद 1909 में हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी कोविद रत्नमाला श्याम सुंदर दास का एक ग्रंथ आता है, हिंदी कोविद रत्नमाला श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर कब लगेंगे? जब गले में होगी रत्नों की माला। श्याम सुंदर तब लगेंगे जब गले में होगी रत्नों की माला। तो हिंदी कोविद रत्नमाला श्याम सुंदर दास 1909 में है कि श्याम सुंदर लगेंगे कि नो नहीं लगेंगे, कि गले में माला डालिए तो रत्नों की माला डालिए श्याम सुंदर लगेंगे। उसके बाद 1913 में मिश्र बंधु आते हैं, मिश्र बंधु विनोद लेकर के। ये मिश्र बंधु 3 भाई थे, इन्होंने 4 भागों में प्रकाशन किया था अपने ग्रंथ का। मिश्र बंधु विनोद के 3 भाग जो है 13 में आते हैं।
चौथा भाग 34 में, 3 13 में, चौथा 34 में, 3 13 में आते हैं, चौथा 34 में, 3 13 चौथा 34 में, और 5 भाग में कालखंडों में हिंदी साहित्य को बांटते हैं। तो मिश्र बंधु क्या कर रहे थे? 3 भाई थे, 4 भाग में ग्रंथ लिखा, 5 कालखंड बांट दिए, 3 4 5 कर रहे थे। कौन? मिश्र बंधु तीनों भाई मिलकर के 3 4 5 कर रहे थे। आगे पढ़ेंगे सारी कहानी। इसके बाद आता है ग्रंथ कौन सा? इसके बाद बात की जाए 1923 में पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हिंदी साहित्य का विमर्श 1923 में लाते हैं। 1923 में पद्मलाल पुन्नालाल, ये 2-3 भाई जो थे, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, ये 2-3 भाई जो थे वो लिख रहे थे 23 में। ये 2-3 भाई, कौन? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, ये 2-3 भाई लिख रहे थे क्या? क्या लिख रहे थे? ये लिख रहे थे हिंदी साहित्य का विमर्श। क्या लिख? विमर्श। पद्मलाल पुन्नालाल ने बख्शी के ना बख्शी, के बख्शी तो बख्शी, ना बख्शी तो मर्सी, विमर्शी, विमर्श लिख रहे थे कि बख्शी तो बख्शी, ना बख्शी तो मर्सी, तो विमर्शी, विमर्श लिखा। क्या लिखा? विमर्श लिखा। और 1926 में गंगा प्रसाद लिखते हैं। क्या? गंगा प्रसाद लिखते हैं, हिंदी के मुसलमान कवि, हिंदी के मुसलमान कवि 26 में लिखते हैं। कौन? गंगा प्रसाद। एक तरफ गंगा है, हिंदू है, एक तरफ मुसलमान है, एक तरफ साथ में मुसलमान है। गौर कीजिए, गंगा प्रसाद एक तरफ गंगा है, एक तरफ मुसलमान है, हिंदी के मुसलमान कवि। इसके बाद 1929 में रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास लेके आते हैं। वो पहले 28 में हिंदी साहित्य का विकास नाम से प्रकाशित होता है। इसे दिया गया था हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखने के लिए दिया गया था। सब डिटेल से पढ़ेंगे, घबराइए मत। मैं ऐसे बोल रहा हूं तो आप सोच रहे हो कि सर ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे ऐसे क्या हमारे याद थोड़ी होगा, हमें याद थोड़ी है इतना। हम सब बातें डिटेल से करेंगे एक एक करके। ये भी अभी मैं बता रहा हूं, बस आपको बता रहा हूं। वो अब और भी ग्रंथ लिखे जाते हैं। 31 में हिंदी साहित्य का इतिहास वर्मा शुक्ल रसाल लिखते हैं। 38 में आपका राम कुमार वर्मा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 38 में लाते हैं। आलोचनात्मक इतिहास कब लाते हैं? 38 में लाते हैं, 38 में लाते हैं। तो इसके बाद हजारी जी आएंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य की भूमिका 40 में, हिंदी साहित्य का जो है आदिकाल उद्भव और विकास 52 में, आदिकाल 53 में हजारी जी लाएंगे। तो नगेंद्र भी आगे लिखेंगे, उससे पहले गणपति चंद्र गुप्त लिख देंगे, तो उससे पहले नलिन विलोचन शर्मा लिख देंगे, नलिन विलोचन शर्मा हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन 1960 में लिखेंगे। दर्शन करते ही ठाट होते हैं, सन 1960 होते हैं। उससे पहले बाबू गुलाब राय 1952 में हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास लिखते हैं। हम एक एक की चर्चा करेंगे सबकी। टोटल जितने क्रम से पूछे जा सकते हैं उनका सन याद करेंगे, क्रम याद करेंगे, और जहां से डीपली पूछा जाएगा, जैसे किससे? ग्रियसन गारसा से, शिव से, सेगर से, या फिर बात की जाए मिश्र बंधुओं से आपका, इसके बाद शुक्ल साहब से, हजारी साहब से, नगेंद्र साहब से, बच्चन साहब से, जहां से गणपति साहब से, जहां से पूछा जाएगा उनको अच्छे से अंदर जाके पढ़ेंगे। और जिनकी रचनाओं के नाम याद करने हो नाम याद करेंगे, सन याद करने पड़ेंगे, उनके सन भी याद करेंगे। तो हमसे रचना पूछ लेगा, संगत है संगत तो बताएंगे, कर्म से पूछेगा तो बताएंगे, अंदर जाके पूछेगा तो बताएंगे, हर तरीके से जवाब देंगे हम। यहां से कम 2 प्रश्न बनेंगे कॉलेज वाले में, स्कूल वाले बनते हैं, सारे सभी बनते हैं। देखिएगा, अब हमें शुरुआत कर देते हैं कि पहले कौन से लिखेंगे। चलिए अब बताता हूं आपको एक एक, जो मैंने बोले वो लिखता हूं, जो मैंने बोले वो लिखता हूं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या लिखे कि सर सबसे पहले तो आपने बोला था कि क्या, कि 84 वैष्णव की वार्ता। क्या बोला था? 84 वैष्णव की, 84 वैष्णव की वार्ता। इनका सन में वैसे तो 68 ही हैं, 68 ही हैं। ये वार्ता लिखने में कुल मिला के अड़ गए थे 68 में। कौन? गोकुलनाथ। ये दोनों वार्ताएं लिखने की, दोनों लिखूंगा एक नहीं लिखूंगा, अड़ गए थे 68 में। कौन? गोकुलनाथ। हम बात करेंगे 83 वैष्णव की वार्ता में। याद रखना है, में याद रखना है, पूछ लेता है वो, बहुत महत्वपूर्ण बातें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है साहब। 83 वैष्णव की वार्ता में किसके शिष्यों को उल्लेख है? याद रखेंगे हम, याद कर लेंगे अभी। वल्लभाचार्य के शिष्यों को उल्लेख है, वल्लभाचार्य के शिष्यों का उल्लेख है, वल्लभाचार्य के शिष्यों का उल्लेख है। यानी इस रचना में उल्लेख किसका है, किसके शिष्य हैं इसमें? वल्लभाचार्य के शिष्यों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अगली बताइए सर, अगली रचना का नाम कौन सा है? 252 वैष्णव की वार्ता। 252, ये लो, 252 वैष्णव की वार्ता। कहीं वैष्णवन भी मिलता है, कोई खास बात नहीं। कोई आपसे ये नहीं पूछेगा नया है कि नहीं है, बस याद होना चाहिए।
हमें सिलेक्शन लेना है, ज्ञानी थोड़ी बनना है। वार्ता ये भी कब 1568 में। दोनों प्रकार की वार्ताएं लिखने के लिए कि मैं तो 84 की भी लिखूंगा और 252 की भी लिखूंगा। किसी ने कहा कि इतनी मत लिखो, तो अड़ गया लिखने के लिए 68 में, अड़ गया 68 में। दोनों का सन यही मिलता है। हो सकता है कोई किताब में यूं भी लिखा हो कि इसका सन ये है, वो कचरा है सब, क्योंकि हमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। इन दोनों को लिखने वाला कौन था? कुल मिला के गोकुलनाथ था। कौन था? गोकुलनाथ। और आपने एग्जाम दिए भी होंगे तो आपने इन रचनाओं का कभी ना कभी सामना जरूर किया है, जरूर किया है। तो ये पूछ लेगा कि 252 रचनाओं की वार्ता रचना गोकुलनाथ की रचना में किसके शिष्यों का उल्लेख है? तो इसमें 252 में हम लिखेंगे क्या? 252 वाली में हम क्या लिखेंगे कि इसमें किसका उल्लेख है? इसमें तो ये हो गया, ये क्या कर दिया, इसको रोक दीजिए। अच्छा, इसमें किसका उल्लेख है? विठलनाथ के शिष्यों का उल्लेख है। विठलनाथ के शिष्य हैं। विठलनाथ वही है जो अष्टचाप के की स्थापना करता है, उसकी छाप लगाता है। मंदिर बनाने वाला वल्लभाचार्य था 1519 में, 4 साल लगे थे 1519 में। उसके बाद 1565 में 1506-5 में छाप लगी। 1506-5 में छाप लगी थी, अष्टचाप की स्थापना होती है। और बैठे बैठे छाप लगाता है कौन? विठलनाथ। विठलनाथ सारे काम कैसे करेगा? बैठे बैठे करेगा। सारे काम बैठे बैठे करेगा। तो याद रखना है, हमें याद रखना है विठलनाथ सारे काम बैठे बैठे करता है। कैसे सर? श्रृंगार रस मंडन, श्रृंगार रस मंडन इनकी रचना भी है। और विठलनाथ की रचना का नाम क्या है? श्रृंगार रस मंडन है। तो श्रृंगार रस का मंडन भी कैसे कर रहा था? बैठे बैठे कर रहा था। कौन? विठलनाथ। और विठलनाथ ने कभी सूरदास की मृत्यु पर कहा था, क्या कहा था? कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जो कुछ लेना हो तो लेव। तो पुष्टि मार्ग का जहाज तो सूरदास को कहा था। सूरदास जहाज कहा था, जहाज को भी दिखता नहीं है, जहाज को भी दिखता नहीं है, सूरदास को भी दिखता नहीं होगा, दिखता नहीं था। सूरदास एक आंख से अंधे थे कि 2 आंख से अंधे थे? आप कहोगे कि सूरदास तो सर एक आंख से अंधे थे। नहीं, एक आंख से तो काना होता है, अंधा अंधा ही होता है। कभी अंधे को कहते सुना है कि एक आंख से अंधा कि 2 आंख से अंधा? अंधा अंधा होता है। जहाज भी अंधा, सूरदास भी अंधा। तो पुष्टि मार्ग का जहाज सूरदास को कहा किसने? विठलनाथ ने। ऐसे यूं कहा, क्या बोला? बोलता हूं, याद करते हैं कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जो कुछ लेना हो तो ले, वरना बैठ जाओ, वरना बैठ जाओ। कौन कहता है? विठलनाथ। ये लाइन मैंने लास्ट वाले शब्द मैंने जोड़े कि वरना बैठ जाओ। कौन कहता है? विठलनाथ। श्रृंगार रस मंडन का रचनाकार कौन? विठलनाथ। श्रृंगार रस का मंडन बैठे बैठे कौन करता है? विठलनाथ। अष्टचाप के कवियों की छाप लगाई बैठे बैठे किसने? विठलनाथ ने। छाप 6-5 में लगी, छाप 6-5 में। अष्टचाप की स्थापना होती है 65 में। अष्टचाप के मंदिर को बनाने का काम वल्लभाचार्य ने किया था। और इसका अष्टचाप का जो मंदिर था, भगवान गोवर्धन का मंदिर बनाया था, गोवर्धन में मंदिर बनाया था, श्रीनाथ जी का मंदिर बनाया था। और 1519 में बना था, 4 साल लगे थे। उसका मिस्त्री कौन था? मिस्त्री कौन था? आपके लिए प्रश्न है, मिस्त्री कौन था? मिस्त्री था पूर्णमल खत्री। कौन था? उस मंदिर को पूरा किया था पूर्णमल खत्री ने, खतरा उठा करके। उस मंदिर को पूरा किया था पूर्णमल खत्री ने, खतरा उठा करके। क्योंकि मंदिर ऊंचाई ऊंचा बनता होगा तो खतरा होना चाहिए, उसमें व्यवस्था नहीं होगी, खतरा था, इसलिए पूर्णमल खत्री ने खतरा उठाया और पूरा कर दिया। मिस्त्री था वो, ये शिल्पी था वो, शिल्पी था वो। ऐसे बातें यूं तरीका होना चाहिए, तरीका होना चाहिए। तो मैंने बोला है, अब ये चीजें आगे बहुत आएगी, बहुत आएगी। चलिए एक बार के लिए आगे चलते हैं। अब सोचिए, अब सर याद कैसे करें? 84 वैष्णव की वार्ता में किस किस शिष्य हैं? वल्लभाचार्य के। अब मिक्स तो यहीं से होगा, और तो कहीं से होगा नहीं। 84 वैष्णव की वार्ता में शिष्य वल्लभाचार्य के हैं, याद कीजिए। चैत 84 में चैत 84 वे चैतचार्य के शिष्य हैं। चैत 84 चैतचार्य के शिष्य हैं। बैब 52 के शिष्य बैब विठलनाथ के हैं। बैब 52 शिष्य बैब विठलनाथ के हैं। चैतचार्य के शिष्य चैत 84 हैं। बैब 52 शिष्य बैब विठलनाथ के हैं। बैब 52 बैब विठलनाथ के, चैत 84 चैतचार्य। कहानी खत्म, मिक्सअप खत्म होगा। आगे चलते हैं। अब बात हुई इनकी, तो बताइए 84 और 252 कुल मिलाकर कितने होते हैं? संख्या जोड़िए। 84 प्लस 252 जोड़िए, यूं 84 प्लस 252 जोड़ना नहीं है। 84 प्लस 252 कुल मिलाके गोकुल होते हैं, कुल मिलाके गोकुलनाथ होते हैं, कुल मिलाके गोकुल होते हैं। 84 252 कुल मिलाके गोकुल होते हैं। लिखने वाला गोकुलनाथ था, लिखने वाला गोकुलनाथ था। आगे चलते हैं। रचना है भगतमाल। और भगतमाल लिखने वाला कौन था? भगतमाल लिखने वाला नाभादास था। भगतमाल लिखने वाला कौन था? नाभादास था। भगतमाल कब लिखा गया? भगतमाल लिखा गया 1596 में। सन याद रखनी है, सन जहां याद करनी होगी वहां मैं खुद बताऊंगा। 1596 ईस्वी में लिखा गया। लिखने वाला नाभादास था। कौन था? नाभादास था। नाभादास जो है राम भक्ति काव्य धारा में नाभादास आता है। नाभादास भी 1771 के आसपास जन्मा था। कोई कहीं कहीं 84 मिलता है, कहीं कहीं 84 मिलता है। देखिए
इनके जन्म पे विवाद है, लेकिन फिर भी इतना बताओ कि तुलसी के बाद में था, तुलसीदास के बाद में था। इसका गुरु अगरदास था। अगरदास जो था वो तुलसी के समकालीन था, वो तुलसी के समकालीन था। अगरदास वही बाग बगीचों का प्रेमी कहा था, प्रेमी, बाग बगीचों का प्रेमी कहा था नाभादास ने अपने गुरु अगरदास को। अगरदास वही था जिसने राम ध्यान मंजरी, राम भजन मंजरी, कुंडलिया, कुंडलिया, पदावली वो लिखा था अगरदास ने। तो वो अगरदास आगे आगे बैठ के राम का भजन करता था, आगे आगे बैठ के राम का ध्यान लगाता अगरदास में सब कुछ आगे आगे होगा। अगरदास का जन्म भी 56 में हुआ था। कब हुआ था? 1556 में। 56 का आंकड़ा भी आगे आगे होता है अगरदास में, 56 का आंकड़ा भी आगे आगे होता है अगरदास में। वो इसका गुरु था। लेकिन हम बात कर रहे हैं भगतमाल की। भगतमाल में क्या है? भगतमाल में 200 भगत कवियों का, 200 भगत कवियों का जीवन वृत्तांत मिलता है। 200 भगत कवियों का जीवन वृत्तांत मिलता है। 200 भगत कवियों का जीवन वृत्तांत मिलता है। सब मिक्सअप हटा दूंगा आपकी मैं। 200 भगत कवियों का जीवन वृत्तांत मिलता है। मेरे पास सिलेक्शन करने का तरीका है, मेरे पास ज्ञानी बनाने का तरीका कतई नहीं है, ये पहले बता दूं आपको। 200 भगत कवियों का जो है इसमें उल्लेख है। कितने? भगतमाल, माल तो पूरा पूरा लेके आए, और भगतमाल का माल क्षण क्षण के 96 में आ रहा था। भगतमाल का जो माल था वो क्षण क्षण के कब आ रहा था? 96 में सारा माल क्षण क्षण के 96 में आ रहा था। सन नहीं भूल सकते, गारंटी है मेरी। अब बात करते हैं अगली रचना, बात करते हैं वल्लभ दिग्विजय। ये वो ग्रंथ है जिनसे इतिहास ग्रंथों से पहले हमें भक्तों और कवियों की जानकारी प्राप्त होती है। वल्लभ दिग्विजय किसकी रचना है? यदुनाथ की। किसकी है? यदुनाथ की। युद्धनाथ की है, युद्धनाथ की है। बोलने में युद्धनाथ बोलना चाहिए, वैसे यूं बोलो, यूं करो तो यूं कर लो, ऐसे जहां से खत्म जहां से शुरू, जहां से खत्म जहां से शुरू, वहां से शुरू जहां से खत्म। युद्धनाथ, विजय युद्ध में मिलती है, यदुनाथ को युद्ध में मिलती है। इतनी बात बताओ। अगला ग्रंथ बताइए। अगला ग्रंथ आता है, मैं कहूंगा कि सुक्ति सरोवर है। कौन सा है? सुक्ति सरोवर है। मुक्ति मिलती है भगवान के पास जाने से, सुक्ति मुक्ति मिलती है भगवान के पास जाने से, इसीलिए लाला भगवान दीन। कौन है इसका रचनाकार? लाला भगवान दीन है। लाला भगवान दीन है। भगवान के पास जाने से मुक्ति मिलती है, भगवान के पास जाने से मुक्ति मिलती है, लाला भगवान दीन है। अगला बताइए। अगला मैं कहूं कि श्रृंगार संग्रह है। एक ग्रंथ कौन सा है? श्रृंगार संग्रह है। श्रृंगार संग्रह है। श्रृंगार संग्रह किसने लिखा? ये श्रृंगार सह श्रृंगार सह संग्रह सह सरदार, सह श्रृंगार सह श्रृंगार सह संग्रह सह सरदार, सरदार कवि का है, सरदार कवि का है। बस इनके नाम बताओ। एक है आपका कौन सा? अगला बताइए। अगला है मूल गोसाई चरित्र। मूल गोसाई चरित्र, मूल गोसाई चरित्र लिखा था किसने? मूल गोसाई चरित्र लिखने वाला बाबा बेनी माधव दास। बाबा बेनी माधव दास, बाबा बेनी माधव दास। याद रखना, इसके बाद बोलना है, ऐसे बोलना ही नहीं है, ऐसे बोलना ही नहीं है बाबा बेनी माधव दास। बोलना क्या है आज के बाद? आपको यूं ही बोलना, जब भी कोई पूछे कि तुलसीदास के बारे में क्या बोलना है, अभी बताता हूं। मूल गोसाई चरित्र में किसका उल्लेख है? मूल गोसाई चरित्र में तुलसी का विस्तृत जीवन परिचय मिलता है, तुलसी का विस्तृत वृत्तांत मिलता है। तुलसीदास का विस्तृत वृत्तांत कहां मिलता है? विस्तृत वृत्तांत मतलब पूरी जानकारियां। और मूल बाबा बेनी माधव दास ने कहा कि तुलसी की प्रमाणिक रचनाएं 12 हैं, और 12 रचनाएं शुक्ल साहब मानते हैं। 12 ही कौन मानते हैं? शुक्ल जी मानते हैं। तो तुलसीदास का विस्तृत वृत्तांत इसमें है। आपको बोलना आज के बाद क्या बोलना है? आपको बोलना ही यूं है। कैसे बोलना है? आपको ये बोलना है क्या? मूल माधव दास, मूल माधव दास, मूल माधव दास रचना हो जाएगी। मूल माधव दास, बाबा बेनी माधव दास, मूल गोसाई चरित्र आ जाएगा। आगे चलते हैं। और बोलिए, और लिखिएगा क्या? सत कवि, जो भी क्रम है लगा लीजिएगा। सत कवि गिरा विलास, सत कवि गिरा गिलास, गिरा विलास है क्या? सत कवि नहीं 17 कवि। सत कवि में 17 कवि। कितने कवियों का? रीतिकालीन 17 कवियों का जिक्र किया गया है। सत कवि गिरा गिलास। किसी ने बल लगाया होगा, यूं नहीं गिरा होगा, बल लगाया होगा बलदेव ने, तो बलदेव सिंह है। कौन रचनाकार कौन है? बलदेव सिंह है। याद करने का तरीका बदल जाएगा, आपका याद करने का नजरिया बदलेगा। सत कवि में 17 रीतिकालीन कवियों का वर्णन मिलता है। 17 रीतिकालीन
कवियों का वर्णन मिलता है, कवियों का वर्णन मिलता है, वर्णन मिलता है, मिलता है। और बताइए, और देखिएगा, बेसिक बेसिक बात पता हो, हमारा दिमाग खुलने लगेगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे बात की जाए तो कालिदास हजारा, कौन सी रचना है? कालिदास हजारा है, कालिदास हजारा है, कालिदास हजारा है। ये इसका रचनाकार कौन है? कालिदास हजारा। रचनाकार कालिदास त्रिवेदी है। कौन है? कालिदास त्रिवेदी। मात्राएं गलत तो सही कर लेना, मुझे नहीं पता, मैं याद करवा सकता हूं। कालिदास त्रिवेदी है। और कालिदास त्रिवेदी जो है वो रीतिकालीन कवि है। त्रिवेदी तीसरे कालखंड के हैं, त्रिवेदी तीसरे कालखंड के हैं, रीतिकाल के, रीतिबद्ध धारा के कवि हैं। तो हम लिखेंगे यहां पे इनके बारे में, क्या लिखेंगे यहां पे? क्या? रीति काल के, काल के रीतिबद्ध धारा के कवि। तीन धाराएं थी तीसरे काल में। कितनी धाराएं? तीन धाराएं, रीतिबद्ध, सिद्ध और मुक्त। रीति काल के रीतिबद्ध धारा के कवि, धारा के कवि हैं। कौन? कालिदास हजारा। ये हो गया। अब इसमें आते हैं, क्या आते हैं कि कालिदास हजारा में है क्या, क्योंकि जो आने वाली बात इंपोर्टेंट है, आने वाली बात है वो बताता हूं। क्या इसमें आने वाली बात यह कि यह जो कालिदास हजारा ग्रंथ है, इसमें कितने 212 कवियों का, 212 कवियों की का के 1000 छंद मिलते हैं। इसमें 212 कवियों के 1000 छंद मिलते हैं। तो 212 कवियों के मिलते हैं, 212 कवियों के 1000 छंद मिलते हैं, छंद मिलते हैं। 212 कवियों के 1000 छंद मिलते हैं इसमें। ये बात बताओ, ठीक है। तो इसका आधार, अब मैं कहूंगा नोट लगा के स्पेशल लिखनी है बात, स्पेशल लिखनी, इंपोर्टेंट होगी आपके लिए, इंपोर्टेंट होगी, कभी भी एग्जाम में आ सकती है, कभी भी नेट में, कॉलेज में, कहीं भी आ सकती है। क्या नोट ये है कि शिव सिंह सरोज का आधार ग्रंथ यही है। शिव सिंह सरोज किसका है? शिव सिंह सेंगर का। तो शिव सिंह सरोज किसका है? शिव सिंह सेंगर का। जो विद्यार्थी पहली बार भी इतिहास पढ़ रहे हैं ना मुझसे, और अगर मेरे तरीके पे रह गया तो वो उनके समकक्ष होगा जो तीसरी बार पढ़ रहे हैं, चौथी बार पढ़ रहे हैं, गारंटी है मेरी, क्योंकि उसका पढ़ने का सेंस ये रहेगा। और जो पहले पढ़े हुए हैं उनको थोड़ा सेंस बदलने में 2-3 दिन लगेंगे, और बाद में इतना अच्छा लगने लगेगा, इतिहास से प्यार हो जाएगा आपको। आप इतिहास के अलावा पढ़ने का मन नहीं करेगा आपका, क्योंकि तरीका बदलने लगेगा। और जो तरीके से चीजें याद होगी माइंड को, तो माइंड अपने आप आगे बढ़ेगा। तो शिव सिंह सरोज का आधार ग्रंथ है, का क्या है? आधार ग्रंथ है। किसका? शिव सिंह सरोज आधार ग्रंथ है। शिव सिंह सरोज तो सर शिव सिंह सेंगर का है, शिव सिंह सेंगर का है। गौर कीजिए, शिव सिंह सेंगर का है। सेंगर की पत्नी सरोज, सेंगर की पत्नी क्या है? यहां सरोज है। लेकिन याद रखना, रीतिकाल में श्रीपति की पत्नी, श्रीपति लिखेगा काव्य सरोज, श्रीपति लिखेगा काव्य सरोज लिखेगा। श्रीपति काव्य सरोज, दो पत्नियां होंगी, सेंगर की सरोज और श्रीपति की सरोज। श्रीपति सह श्रीपति की सह सरोज, सह सेंगर की सह सरोज। मिक्स होगा। मिक्स कैसे होगा? ये तो शुरुआती ग्रंथ है और रीतिकाल में। आपको रीतिकाल का प्रश्न करेगा तो वहां शिव सिंह सेंगर ये ऑप्शन में नहीं आएगा, और यहां से प्रश्न करेगा तो श्रीपति ऑप्शन में नहीं आएगा, वो रीतिकाल के प्रश्न में ऑप्शन में आएगा, और यहां शुरुआत में आदिकाल में आएगा। तो हम मिक्स हो नहीं सकता। सह सेंगर की पत्नी सह सरोज, सह श्रीपति की पत्नी सह सरोज, इतनी बात पता हो। काव्य सरोज या शिव सिंह सरोज, ठीक है, ध्यान रखना। अब मैं कहूं कि कालिदास त्रिवेदी ने जो लिखा, कालिदास हजारा लिखा, 1000 पद हैं। आप सोचिए, एक बात और मैच करती है क्या? ये आधार तो है ही, साथ साथ जितने कवि इसमें हैं, इसमें जितने छंद हैं, इसमें जितने छंद हैं 1000, उतने ही लगभग 1003 कवि का जिक्र इसमें है। शिव सिंह सरोज में लगभग 1003 कवियों का वर्णन किया गया है, और यहाँ 1000 छंद है, लगभग 1000 इसमें है, 1000 छंद है, इसमें 1000 कवि हैं। तो ये भी सिमिलरिटी है लगभग, ऐसा कुछ है नहीं, बता रहा हूं। कालिदास त्रिवेदी, कालिदास त्रिवेदी ने लिखा, कालिदास त्रिवेदी ने कहा, इन्होंने वार वधु विनोद भी लिखा, इन्होंने जजीराबद भी लिखा। कालिदास त्रिवेदी की बहू काली होगी, वो वधु काली होगी, उसे जंजीरों से बांधते थे, मारते थे ये। तो यहां मैं कहूंगा कि शायद इसका आधार इसलिए लिया कि यहाँ कालिदास त्रिवेदी की पत्नी वधु काली थी,
इसलिए आधार लिया, क्योंकि शिव सिंह सेंगर की पत्नी सरोज भी क्या होगी, शायद काली होगी, इसीलिए कालिदास आधार हो गया। सरोज कैसी थी, काली होगी, इसीलिए इसका आधार, सरोज का आधार क्या है, कालिदास आधार है, क्योंकि सरोज शायद रंग से काली होगी। ये बात बताओ, आगे चलते हैं और बताइए सर। और देखिए, और हम बात करते हैं, क्या ये आ गया। अब बात करते हैं हिंदुइज्म एंड ब्रह्मनिज्म। हिंदुइज्म एंड इशू निशान है, तो वेब कर ली, ओ को नहीं, रुको वो और 800 ही है यहाँ। एंड ब्रह्मनिज्म माइनर विलियम की है, माइनर विलियम की रचना है, माइनर विलियम की है। इसको लिखते हैं हम इसके साथ, माइनर विलियम। आप विलियम याद रख लीजिए, काम हो जाएगा। क्या हिंदुइज्म ब्रह्मनिज्म, ये मैं है, ये मैं है, ये मैं है यहाँ पे, और ये भी मैं है। हिंदुइज्म ब्रह्मनिज्म विलियम, हिंदुइज्म ब्रह्मनिज्म विलियम, बस अपना काम हो गया। आगे चलते हैं, क्या गोरखनाथ एंड कनफटाज योगीज, गोरखनाथ एंड कनफटाज योगीज। इसका मतलब इंग्लिश में तो इंग्लिश वाला ही लिखेगा, भारतीय तो लिख नहीं सकता। योगीज ये किसकी है, ये ब्रिग्स की है, किसकी है, ब्रिग्स। ये किसकी है, ये ब्रिग्स की है। ब्रिग्स ने लिखा था क्या, गोरखनाथ एंड कनफटाज योगीज। कनफटा ब्रिग्स लिखता है, कौन लिखता है, ब्रिग्स। ब्रिग्स में शायद ये बै भी फटा हुआ है और ये गै भी फटा हुआ है। ब्रिग्स में शायद ये बै भी फटा हुआ दिखता है और ये गै भी फटा हुआ दिखता है। फटे हुए अक्षर वाला फटी हुई चीज लिखता है, फटी हुई चीज लिखता है। याद हो तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, इसे यूं लिख रहा हूं मैं। द एलांस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये आप सब जानते हैं, सारे राजस्थान जी के पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं आप कर्नल टोड, घोड़े वाले बाबा, राजस्थान के इतिहास के पितामह है, 1829 में लिखते हैं। कौन लिखते हैं, कर्नल टोड। कौन लिखते हैं, कर्नल टोड लिखते हैं, कर्नल टोड लिखते हैं। ये सब हो गया। और बताओ सर, ये नॉर्मल सी बात है। और है क्या, मैंने बताया एक आपका रचना कवि माला, और कवि माला लिखता है हरि राय। कौन लिखता है, हरि राय। कोविद रत्न माला श्याम के गले में, श्याम सुंदर तब लगेंगे, रत्नों की माला होगी तब, ऐसी सीधी माला नहीं। श्याम सुंदर तब लगेंगे रत्नों की माला होगी। लेकिन यहाँ कवि माला, हरि के गले में माला, कवि माला, हरि राय। और इसका वर्णन किसने किया, संपादन करता है इसका बेटा तुलसी राम, तुलसीदास नहीं, तुलसी राम। तो हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे कवि माला, कवि माला। ये लो साहब, कवि माला कौन लिखता है, हरि राय। ये चक्कर है, हरि राय, ठीक है, हरि राय। आगे लिखेंगे संपादन या पंडन कहते हैं, संपादन तुलसी राम ने किया, तुलसी राम ने किया। अब एक बात है, अगर मान लो आ गया, ये आएगा नहीं, फिर भी आ गया, आएगा नहीं, मान लो आ गया और ऑप्शन में हरि राय ना हो तो क्या करना है, तुलसी राम करना है, तुलसी राम करना है, वरना हरि राय हो जाएगा। यानी हरि के गले में माला, कवि माला, हरि के गले में माला। श्याम सुंदर तब लगेगा जब होगी रत्नों की माला, हिंदी कोविद रत्न माला, आगे कहानी है। इसके बाद और क्या है, और है आपकी कौन सी, आदि ग्रंथ। कौन सा है आपका, क्रम संख्या आप लगा लीजिएगा, आदि ग्रंथ। आदि ग्रंथ का संपादन 1604 में किसने किया था, आदि ग्रंथ का संपादन अर्जुन देव करता है। अर्जुन देव ने, सिखों का गुरु, पांचवा गुरु, क्योंकि 5 दिखता है मुझे, अर्जुन देव ने, सिखों के 5वें गुरु ने 1604-5 में 4-5 में क्या किया, संपादन किया। 5वें गुरु ने 4-5 में क्या किया, संपादन किया। और इस आदि ग्रंथ में कहते हैं कि मध्यकालीन भक्तों व संतों की वाणी को संग्रहित करने का प्रथम प्रयास था ये, सभी संतों की। मध्यकालीन, इंपॉर्टेंट लाइन है, मध्यकालीन
भक्तों व मध्यकालीन भक्तों व संतों की वाणी को संग्रहित करने का क्या था, करने का प्रथम प्रयास क्या था, ये प्रथम प्रयास था साहब, प्रथम प्रयास था, प्रथम प्रयास था। मध्यकालीन भक्त संतान सारांगी वाणी आप मुख्य मुख्य आगे बांगी वाणी संग्रहित करना पर प्रयास। और एक बात और के ही कबीर की प्रमाणिक वाणी का स्रोत आदि ग्रंथ है। कबीर की प्रमाणिक वाणी का, कबीर की वाणी एकदम सही है कह स्रोत गुणा आदि ग्रंथ, तो इसको हम लिख लेंगे कबीर की, ये बात है कबीर की चक्कर क्या है, कबीर की प्रामाणिक वाणी का स्रोत कौन है, आदि ग्रंथ है, स्रोत आदि ग्रंथ है, यही आदि ग्रंथ, आदि ग्रंथ है। आदि ग्रंथ में कबीर, रैदास, नामदेव, मीरा, बाबा फरीद आदि की वाणियां संकलित है। ये लिख देंगे हम क्या, आदि ग्रंथ में कबीर, ले बोल, रैदास और नामदेव, नामदेव नाम के निर्गुणी थे, नाम के सगुणी थे, सगुणी निर्गुणी दोनों थे। नामदेव, मीराबाई, बाबा फरीद पंजाबी के पहले कवि, बाबा फरीद बलबन के दामाद थे, पंजाबी का पहला कवि बाबा फरीद। फरियाद करते थे लोग पंजाबी भाषा में, पहली बार लिख देना पंजाबी के पहले कवि, के पहले कवि। लिखने में क्या जाता है, कभी क्या पता क्या आ जाए। आदि ग्रंथ में कबीर, रैदास, नामदेव, मीराबाई, वाफरीद आदि की वाणियां संकलित हैं। बोलो साहब, आदि की वाणियां संकलित हैं, क्या है, संकलित हैं, ये बात पता हो तो मैंने यहां आदि ग्रंथ के बारे में आप थोड़ा सा डिटेल से बता दिया है। आदि ग्रंथ जब हम पढ़ते हैं संतों को तब आदि ग्रंथ पढ़ते हैं, तो मैंने आदि ग्रंथ बता दिया, कवि माला बता दिया, मैंने आपको लगभग सारे ग्रंथ जो हैं वो बता दिए हैं, लगभग सारे ग्रंथ आपको बता दिए साहब। ये हमें ऐसे ग्रंथ हैं जो हमें पहले की जानकारी देते हैं, पहले की किससे, इतिहास ग्रंथ लेखन परंपरा जब 19वीं शताब्दी में गारसाता से शुरू होती है उससे पहले की जानकारी प्रदान करते हैं। हमारा जो लेक्चर है वो 50 मिनट के पास पहुंच चुका है, तो हम कल से, मैं अभी लिख दूंगा गारसातासी को लिख दूंगा, शिव से सरोज को लिख दूंगा, ग्रीसन के बारे में लिख दूंगा, महेश दत्त शुक्ल के बारे में लिख दूंगा, मिश्र बंधुओं के बारे में, शुक्ल जी के बारे में, राम कुमार वर्मा, ये आपके हजारी जी, और आपके रमाशंकर शुक्ल रसाल साहब, और नगेंद्र साहब, गणपत चंद्र गुप्त साहब, बाबू आपका श्याम सुंदर दास के बारे में, हम सभी के बारे में आपको लिख दूंगा। लेकिन हम अगर क्रम से कल करेंगे एक एक को लेकर इतिहास ग्रंथों को 19वीं शताब्दी से शुरुआत करेंगे, तो जैसे एक वीडियो में मैंने दो कराऊंगा, वर्णानुक्रम वाले गारसातासी सेंगर करा दूंगा, अगले वीडियो में एक में ग्रीसन करेंगे पूरे में, फिर मिश्र बंधु करेंगे एक में, शुक्ल साहब को हम एक में करने का प्रयास करेंगे, नहीं होगा तो 2 में करेंगे। ऐसे हम क्या है डिटेल से पढ़ते जाएंगे, तो उनको ग्रंथों को लास्ट में जो ग्रंथ लिखे गए हैं, मतलब शुक्ल जी के बाद और राम कुमार वर्मा या हजारी को ले लें, उसके बाद जो ग्रंथ लिखे गए उनका नाम, उनका सन, कईयों का सन 10 एक का सन पता हो, बाकी 5-10 ऐसे उनका नाम पता होगा। ये चीजें अगर हमें पता है, कम से कम हमें 40 इतिहास ग्रंथों का पता होना चाहिए साहब, तब हमारा प्रश्न गलत नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है मित्रों, मैंने आपको बता दिया, आप समझ गए होंगे, पहले बोल के बताया, फिर लिखा, तब बताया, और मैंने एक बात को शायद 3 बार 4 बार बोल दिया होगा। इस बात को नोट डाउन कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।